ऑल राइट, सो इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में, जिसे लोग शॉर्ट में AOD भी बुलाते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो ये कहना चाह रहा है कि हम डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन के बारे में सीखने वाले हैं ना। तो डेरिवेटिव्स तो सब जानते ही होंगे क्या होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम फिजिक्स में कहीं ना कहीं ज़रूर देख चुके होंगे कि dy/dx नाम की हमारी कोई चीज़ होती है, dx/dt नाम की कोई चीज़ होती है, जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। तो इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें इंश्योर करनी चाहिए, या फिर किस पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर को शुरू करना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स यील्ड कर पाएँ। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जैसे अगर तुम्हें नंबर सिस्टम ढंग से नहीं आता है ना, तो तुम्हारी पूरी मैथ्स ख़राब हो जाएगी। तुम्हें ढंग से नहीं पता कि इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, या √2 √3 जैसे टाइप के नंबर क्या होते हैं। ये अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता तो तुम बेसिक मैथ्स को ही ढंग से नहीं समझ सकते, एडवांस मैथ तो छोड़ो, है ना। तो ऐसे ही कैलकुलस की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें AOD में पढ़ाई जाती है ना। डेरिवेटिव के साथ हम आगे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो आगे आने वाले हमारे जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं, लिमिट्स होने वाली है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होती है हमारी, हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इनको ढंग से समझने के लिए, या मैं बोलूँ इनमें एक अच्छा सवाल लगाने के लिए, आपको AOD की बहुत अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए ना। एक्चुअली में पता होनी चाहिए कि AOD में जो चीज़ें डिस्कस हो रही है वो क्या है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में dy/dx क्या है। एक तो होता है अपन याद कर लेते हैं यार, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ये तो एक फॉर्मूला याद करने वाली चीज़ हो गई। पर x² का डिफरेंशिएशन 2x एक्चुअली में क्या चीज़ बता रहा है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना अच्छा सवाल नहीं बन पाएगा। और AOD एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है ना। सभी चैप्टरों में काम आता है। जैसे कि मैंने बोला था पहले भी कि अगर तुम नंबर सिस्टम को ढंग से नहीं समझ पाओगे तो तुम पूरी मैथ्स को नहीं समझ पाओगे ढंग से। ऐसे ही तुम अगर AOD को ढंग से नहीं समझते हो तो आगे आने वाली कैलकुलस जो है तुम्हारे लिए अधूरी रह जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि dy/dx के साथ हमारा पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये एक्चुअली में चीज़ क्या है ना। तुम अभी मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हो, और बहुत सारी एंटिटीज़ तुम्हारे आसपास, जिस भी तुम कमरे में बैठे हो, इनमें तुम्हें एसेंस ऑफ AOD देखना चाहिए, है ना। या फिर मैं बोलूँ एसेंस ऑफ dy/dx दिखना चाहिए एटलीस्ट। क्या तुम अपने आसपास किसी भी चीज़ से dy/dx को रिलेट कर पा रहे हो? अगर तुम्हें नहीं पता है कि dy/dx होता क्या है तो तुम नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सिंपल टेस्ट है ये जानने का कि हम एक सर्टेन रिक्वायर्ड डेप्थ तक जानते हैं कि नहीं dy/dx एक्चुअली में क्या है। तो अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह से रिलेट करते हैं, तो जान के बड़ा अच्छा लगेगा लोग किस किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। और अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं तो और लोगों के भी कमेंट पढ़ना, तुम्हारा थोड़ा हॉराइजन ब्रॉडन होगा। मैं अपना बताता हूँ, है ना। तो जैसे कि मैं इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने फ़ोन में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जिस रिकॉर्डर से मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्डर मुझे मेरी आवाज़ की इंटेंसिटी का बढ़ना घटना बता रहा है। वो भी एक काइंड ऑफ ग्राफिकल फॉर्मेट में, है ना। जैसे मैं आवाज़ की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाता हूँ तो जो साउंड रिकॉर्डर है वो इसको एक काइंड ऑफ ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करके दे रहा है ना। तो इससे मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ के बढ़ने या घटने की जो रेट है वो किस तरह की है ना, उसका एक आइडिया लग पा रहा है मेरे को। तो यहाँ पर एक वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि पूरी चीज़ को डिफाइन करता है, रेट, है ना। हर चीज़ की रेट हम निकाल सकते हैं dy/dx की मदद से, dx/dt की मदद से, या फिर बोलूँ डेरिवेटिव की मदद से। एक्चुअली में इसका मतलब यही होता है। तो जैसे कि हम अपने काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे dx/dt, तो इसका क्या मतलब होता था, जब हम इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करते थे तो हम इसे बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जिसको हम वेलोसिटी भी बोल देते थे। तो एक बार इस चीज़ को फील करके देखो, है ना। जैसे कि मैं अभी एक्चुअली में खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट है इसलिए हम इसमें ये चीज़ दिखा नहीं सकते, पर जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना। तो अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा तो मैं सबसे पहले अपना राइट वाला पैर उठाऊँगा और उसे आगे बढ़ाऊँगा, और ये मैंने बढ़ा दिया और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो जो भी मैंने अभी किया है ना, आगे बढ़ने की प्रोसेस, इसमें हमारा dx/dt हमें कहाँ दिख रहा है, हमें इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा है, हमें इसमें डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो बातों में मेरे अंदर ये दिमाग में डिसीजन आया कि मुझे इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। फिर मेरा कुछ रिस्पॉन्स टाइम रहा होगा, और फिर मैसेज जो है पैरों तक पहुंचा होगा, फिर मेरा पैर जो है उठना शुरू किया होगा, फिर लगभग 1 सेकंड लगा होगा पैर को आगे जाने में, और इसका पाथ भी बड़ा अजीब सा होगा, है ना। थोड़ा यू शेप पाथ होगा, क्योंकि ज़मीन से मैंने पैर उठाया। एक बार तुम खुद ट्राई करके देखो, है ना। अगर तुम्हें और अच्छा विजुअलाइजेशन लेना है और विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो काइंड ऑफ यू शेप पाथ रहा होगा मेरे राइट वाले पैर का, है ना। तो ध्यान रखना, जब मैं पैर बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है फुट, है ना, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसका।
तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इस फुट को एक पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करेंगे, वरना हम बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर हम सारी चीज़ों में गए और हो सकता है हम कभी बाहर ना आ पाएँ। तो कंसिडरिंग इट एज अ पॉइंट पार्टिकल, लेट्स प्रोसीड ऑन। तो देखो, मेरा फुट जो कि एक पॉइंट पार्टिकल था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की मदद से हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, जो कि हम मेरे ख्याल से 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन की, जब हम कैलकुलस को गेम में ले आते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, है ना। अभी तो हम इस 1 सेकंड को स्टडी कर रहे थे। इस 1 सेकंड के बेस पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें टाइम की वैल्यू मान लो 1 सेकंड डाली, पूरी प्रोसेस 1 सेकंड की थी। तो इस 1 सेकंड के बेसिस पे हमने इसकी स्पीड बताई, है ना। तो हमने 1 सेकंड को स्टडी किया। पर जब हम बात करते हैं कैलकुलस की, dy/dx या dx/dt की, हम 1 सेकंड को स्टडी नहीं करते, हम टाइम के सबसे छोटे इंस्टेंट को स्टडी करते हैं। सोच रहे हो कितनी कमाल की बात है? क्या तुम फील भी कर पा रहे हो टाइम का सबसे छोटा इंस्टेंट कितना छोटा होता होगा? जैसे कि 20 सेकंड से छोटा होता है 15 सेकंड, 15 सेकंड से छोटा होता है 10 सेकंड, 10 सेकंड से छोटा होता है 5 सेकंड, 5 सेकंड से छोटा होता है 1 सेकंड, है ना। 1 सेकंड से छोटा होता है 1 माइक्रो सेकंड, और सबसे छोटा होता है dt। dt को तुम ऐसे ले सकते हो कि तुम इसको ऐसे लिख लो, है ना, t2 माइनस t1, जहाँ पर जो t2 है वो t1 के जस्ट आगे वाला टाइम इंस्टेंट है, समझ रहे हो, t2 के जस्ट आगे वाला टाइम इंस्टेंट। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे टाइम इंस्टेंट के बारे में। तो इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये डिसीजन लिया होगा, फिर कुछ मेरा रिस्पॉन्स टाइम रहा होगा और कुछ टाइम लगा होगा ये मैसेज मेरे पैरों तक जाने में, और फिर जो है मेरा पैर जो है ऊपर की तरफ थोड़ा लिफ्ट होना शुरू हुआ होगा, और एक अजीब सा पाथ जो है मेरे पैर ने तय किया, जो कि एक यू शेप का पाथ था, है ना, क्योंकि ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा फिर वापस ज़मीन पे आ गया। और ये प्रोसेस लगभग 1.5 to 2 सेकंड की रही होगी या फिर 1 सेकंड की रही होगी। तो हम यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अपने पैर की जो है एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबने सीखा हुआ है। पर जब हम बात करते हैं कैलकुलस की, है ना, तब हम एवरेज खेलना बंद करते हैं और हम बात करते हैं टाइम के बहुत ही छोटे इंस्टेंट की, है ना। बहुत ही छोटे इंस्टेंट की नहीं, टाइम के सबसे छोटे इंस्टेंट की। जैसे 10 सेकंड से छोटे 5 सेकंड होते हैं, 5 सेकंड से छोटे 1 सेकंड भी होता है। तो हम एक सबसे छोटा इंस्टेंट मान लेते हैं टाइम का, जिसको हम dt बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं t2 माइनस t1, और t1 जो है वो जस्ट dt के आगे वाला मोमेंट है ना। तो dt जो होता है वो बेसिकली टाइम का सबसे छोटा इंस्टेंट होता है ना। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ अपने पैर उठाने वाली सिचुएशन से। तो जब ये मेरे पैर, तो एक बार तुम खुद ट्राई करके देख सकते हो, है ना। तुम पैर उठाओगे तो पहली बात तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे उठाओगे, और ये पैर हमारा कोई पार्टिकल नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली एक्चुअली में स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि पैर के जो फिंगर्स हैं वो अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और काफ़ी सारे फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। पर हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडियल केस लेते हैं, मान लेते हैं ये एक पॉइंट पार्टिकल था मेरा पैर। तो जैसे कि मैंने ये पैर उठा के ज़मीन पे वापस रखा थोड़ा आगे बढ़ के, तो मान लेते हैं इस प्रोसेस को हमें करने में पूरा 1 सेकंड लग गया। तो जैसे कि 1 सेकंड को जब हम 5 बार करते हैं तो 5 सेकंड बन जाता है। ऐसे ही हम दुनिया के जो सबसे छोटे टाइम इंस्टेंट्स हैं उनको इनफाइनाइट बार करेंगे तो हमारा 1 सेकंड बनेगा। तो जिस मोमेंट पे मेरा पैर रेस्ट में था और फिर जस्ट उसके अगले मोमेंट में ही उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ या वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, या फिर हम ऐसा मान लेते हैं कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना ज़्यादा दूर आ गया। समझ रहे हो? जब मैंने बोला अगले मोमेंट मतलब जस्ट उसके अगले वाले मोमेंट पे, ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी देता है हमें, जो मैंने बताया कि मेरे फुट की पोजीशन में कितना ज़्यादा चेंज आ गया जस्ट अगले वाले मोमेंट पे। ये जो क्वांटिटी है ये मेरे फुट की वेलोसिटी देगी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। समझ रहे हो कितनी कमाल की चीज़ है? उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन की मदद से। इससे पहले जब हम स्पीड कैलकुलेट करते थे तब वो पूरी 1 सेकंड की एवरेज होती थी, है ना, पूरे 1 सेकंड का मिला के। हो सकता है बीच में कम ज़्यादा कुछ हुआ हो, पर यहाँ पर हम एक मोमेंट की बात कर रहे हैं। और ये चीज़ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट को मिला मिला के 1 मिनट बनता है, 1 सेकंड बनता है, या फिर 10 मिनट बनते हैं, दिन बनते हैं, साल बनते हैं। तो एक मोमेंट की स्टडी करना अपने आप में बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, और कैलकुलस के थ्रू हम ये कर सकते हैं। स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी लोग एओडी को देख पा रहे होंगे असली दुनिया में। अब तुम बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो ना, तो कुछ एग्जांपल मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में डाल दो जिनने पहले नहीं डाले थे। तो इस तरह से चीज़ों की शुरुआत करते हैं हम एओडी में। उसके बाद हमारे सामने कर्व्स बना दिए जाते हैं, बहुत सारे टेंजेंट नॉर्मल जैसी बातें शुरू हो जाती हैं। फिर रेट ऑफ चेंज को लेके और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आने लग जाते हैं।
अजीब अजीब सी थ्योरम्स आ जाती हैं, रोल्स थ्योरम, LMVT। तो आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं कि किसी को इनमें क्या दिक्कत आ सकती है और क्या बेहतर तरीका है इसको डील करने का, या फिर किन किन तरह के पर्टिकुलर टाइप के सवालों में लोगों को दिक्कत आती है। और फिर हम एडवांस चीज़ों को भी डील करेंगे। मैं एक और बार रिमाइंड कर देता हूँ, हर पॉडकास्ट के साथ आपको लिखा हुआ मिल जाता है वेदर इट्स ऑफ मेंस और एडवांस, है ना। ज़्यादातर मेंस लेवल के ही होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता एडवांस से ज़्यादा लोग वर्बली झेल पाएंगे। तो मैं अभी मेंस के लिए बना रहा हूँ, जिससे सभी को आदत पड़ जाए। और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो मेरे ख्याल से तुम एडवांस चीज़ें खुद भी डिराइव कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। फाउंडेशन मतलब जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्ट अच्छा हो। तो आगे हम देखेंगे कि एक कर्व को किस तरह से विजुअलाइज करना चाहिए। एक सवाल आता है तो जब हम उसका कर्व ड्रॉ कर रहे होते हैं, है ना, तो किस तरह से देखना चाहिए। और ऐसी कौन सी चीज़ें AOD में हैं जो कि याद करने वाली होती हैं डायरेक्ट, पर काफ़ी लोग याद नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम डिराइव ही कर लेंगे, उन्हें उसके चक्कर में उनके पेपर में नंबर कम आते हैं। कुछ हम सवालों को भी एनालाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वन। मिलते हैं अगले में।